हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर से रिलेटेड है। तो पेपर का नाम है सामाजिक विघटन यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। आज की वीडियो चैप्टर 11 का पार्ट 2 है। चैप्टर 11 के पार्ट 1 में मैंने जातिवाद के बारे में बात किया था। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रवाद। तो आज हम क्षेत्रवाद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने जातिवाद वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्षेत्रवाद से आशय किसी एक क्षेत्र विशेष के व्यक्ति की उस धारणा से है जिसके अंतर्गत उनमें विशेष प्रेम तथा पक्षपात की भावना होती है। क्षेत्रवाद में एक क्षेत्र के लोगों में सामूहिक हितों की भावना होती है। क्षेत्रवाद में एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं तथा वे अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो जब हमने जातिवाद पढ़ा था तो जातिवाद में क्या था कि एक जाति विशेष के जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं और अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों के लिए सबसे ज़्यादा उन्हें प्रायोरिटीज़ भी देते हैं और उनके लिए वर्क भी करते हैं। तो ये जातिवाद, क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति की बात हो रही थी तो जातिवाद जाति से रिलेटेड था। अब बात हो रही है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म, यानी किसी एक रीजन की बात हो रही है, किसी एक क्षेत्र की बात हो रही है। कि क्षेत्रवाद से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के लोगों के लिए पक्षपाती हो जाता है, यानी वो उनके ही सामाजिक हितों के लिए है कार्य करता है, उनसे भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। और अगर किसी किसी क्षेत्र विशेष का व्यक्ति किसी उच्च पद पर नियुक्त है तो वो जो कार्य करेगा ना, अपने क्षेत्र के लोगों के हित के लिए ज़्यादा कार्य करेगा। या फिर अगर उसके कि वो उस व्यक्ति के ऑफिस में उसके क्षेत्र विशेष से रिलेटेड कोई ऐसा काम आता है या कोई व्यक्ति आता है तो वो उन्हें प्रायोरिटी ज़्यादा देता है। तो ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी एक विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों का अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, चीज़ों के लिए पक्षपाती हो जाना होता है और वो अपने क्षेत्र विशेष को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है अन्य क्षेत्र की कि कंपैरिजन में। तो क्षेत्रवाद से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र से पक्षपात की भावना रखते हो और दूसरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र से ज़्यादा श्रेष्ठ, अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, ज़्यादा उत्तम, ज़्यादा अच्छा मानते हैं और अपने क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हित के लिए कार्य भी करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मल जीवन में अपने, अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है या कोई शख्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि हम उससे प्रेम रूप से या फिर भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो हम उसके साथ पक्षपात नहीं करते हैं। अगर जो व्यक्ति हमें पसंद है या जो कोई चीज़ हमें पसंद है वो है हमारे पास और उसके कंपैरिजन में कोई और चीज़ या कोई और व्यक्ति, तो हम उसे प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे जिस व्यक्ति से हम भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा प्रेम का रिश्ता है। तो इसी तरह कोई भी व्यक्ति जब किसी जगह पे रहता है तो अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से उसका लगाव हो जाता है, तो वो अपने मोहल्ले, अपने एरिया, अपने शहर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वो उसी की उसको अन्य क्षेत्र से, अन्य सिटी से, अन्य शहर से, अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ समझते हैं कि नहीं, जो मेरा है वो सबसे बेस्ट है। तो फिर वो व्यक्ति उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हितों के लिए भी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं, ज़्यादा प्राथमिकता देखते हैं और कार्य भी करते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्षेत्रवाद समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में, यद्यपि अंशों में सही नगरों और ग्रामों का पर्यावरण उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो उस भूभाग पर रहते हैं एक समान क्षेत्र बनता जा रहा है, वह क्षेत्र जो नगर एवं गांव के लिए समान घर की भांति क्षेत्र कहा जाता है। यानी ये कि मैकाइवर ने कहा कि कुछ अंशों में, चाहे वो नगर का पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्राम से पर्यावरण से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति अपने भूभाग पे रहते हैं वो फिर वो उनका समान क्षेत्र बन जाता है, वो उनका एरिया बन जाता है, क्योंकि उनका वहाँ घर होता है, वो वहाँ रहते हैं, वहाँ पैदा हुए, वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ बड़े हुए हैं, तो उनका अपने क्षेत्र से ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो ऐसे एरिया को
क्षेत्र कहा जाता है। लुंडबर्ग, क्षेत्रीयता उस अध्ययन से संबंधित है जिसके अंतर्गत एक भौगोलिक एवं सामाजिक व्यवहारों के मध्य वर्तमान संबंधों पर बल दिया जाता है। यानी लुंडबर्ग कह रहे हैं कि क्षेत्रीयवाद जो है एक ऐसा मतलब ऐसे अध्ययन से रिलेटेड है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक जो व्यवहार होते हैं, जो कंपैटिबिलिटी होती है, उनके मध्य जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है उससे संबंधित है। जीडीएच कोल के अनुसार क्षेत्रीयवाद ऐसे क्षेत्रों को परिभाषित करने का एक प्रयत्न है जो कि सामाजिक भावना की इकाई है और जहां तक संभव है वे आर्थिक जीवन के क्षेत्र में भी हैं और प्रशासकीय कार्यों की इकाई के रूप में भी उपयुक्त हैं। जीडीएच कोल कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद एक ऐसे क्षेत्रों को परिभाषित करने का प्रयत्न करता है जो सामाजिक मतलब कि वहाँ के लोग अपने एरिया से भावात्मक रूप से जुड़े हैं, यानी सामाजिक भावना की एक इकाई के रूप में जो क्षेत्र होते हैं उनको प्रकाश में लाने का कार्य क्षेत्रीयवाद के अंतर्गत किया जाता है और जहाँ तक संभव है वे आर्थिक जीवन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वहाँ के लोग अपने एरिया के हित के लिए कार्य करते हैं। तो क्षेत्रीयवाद इन सभी पॉइंट्स को प्रकाश में लाने का एक साधन इन्होंने कहा। E.G. बोगार्ट्स के अनुसार यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का आर्थिक साधन इस भांति हो जाए कि उनके लिए अपनी विलक्षणता को बनाए रखना संभव हो तो वहाँ के लोगों में सामूहिक हितों का विकास और इस प्रकार क्षेत्रीय आदर्श का विकास हो जाता है। यानी E.G. बोगार्ट्स कह रहे हैं कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो आर्थिक साधन होते हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, वो मतलब कि इतनी ज़्यादा यूनिक होती है क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग अपने एरिया से, अपने सिटी से, अपने शहर से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, अपने समाज के हित के लिए कार्य करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, क्योंकि वो अपने समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। तो ऐसे एरियाज़ में आदर्शात्मक मतलब क्षेत्रों का आदर्श विकास भी हो जाता है। बोगार्ट्स ने पुनः स्पष्ट किया कि क्षेत्रीयवाद का विकास स्थानीय इकाइयों की क्रियाओं के एकीकरण के रूप में और राष्ट्रीय एकता के पक्ष के रूप में भी हो सकता है। यानी बोगार्ट्स ने फिर दोबारा परिभाषा प्रेजेंट की, स्पष्ट किया कि क्षेत्रीयता का विकास जो लोकल यूनिट्स होती हैं उनकी मतलब उनको एकीकरण करने की प्रक्रिया के रूप में भी सामने आ सकती है। क्षेत्रीयवाद कई स्थानीय इकाइयों के विचार तथा क्रियाओं को सम्मिलित, क्रियाशील और क्षेत्रीयता कई स्थानीय इकाइयों के विचार तथा क्रियाओं की सम्मिलित क्रियाशीलता है। या क्षेत्रीयता अपनी क्रियाशीलता में राष्ट्रीयता की ओर अनुभव रखती है जिसका यह एक अंश है। यानी क्षेत्रीयवाद कई स्थानों की इकाई होती है जहाँ के लोग मतलब अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अपने ही क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये जो प्रेम की भावना होती है ये देश के राष्ट्रीय प्रेम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब लोग अपने क्षेत्र विशेष से प्रेम करेंगे तो अपने राष्ट्र से भी प्रेम करते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीयता के कारण के बारे में। तो बहुत सारे कारण हैं। पहला भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण, भाषावाद और सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण। तो भौगोलिक कारण देखते हैं। भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक विभिन्नताएं विद्यमान हैं। नदी, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल मानव समूह को एक दूसरे से पर्याप्त दूर रखते हैं। अन्य शब्दों में ये प्राकृतिक तथा मानवीय समूह को विभिन्न क्षेत्रों में बांटते हैं। इस प्राकृतिक बंटवारे के कारण क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्र विशेष की समस्या एक जैसी होने पर वहाँ के व्यक्तियों की मानसिकता और विचारधारा में भी समानता उत्पन्न जाती है, तो समस्या समाधान हेतु भी क्षेत्रीयवाद का विकास होता है। तो क्षेत्रीयवाद का कारण से मतलब है कि जो मतलब रीजनलिज्म होता है, यानी कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष से प्रेम करने लगता है। इसका कारण क्या है? एक कारण भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण यानी हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में विभिन्नता में एकता पाई जाती है। यहाँ पे अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग मतलब कि क्लाइमेट पाया जाता है, अलग अलग तरह के अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो क्या है, यहाँ पे विभिन्नता में एकता विद्यमान है। तो जब किसी क्षेत्र विशेष की यानी किसी रीजन की रहने वाले व्यक्तियों की भाषा सेम हो जाती है या फिर वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, ये सब जो भौगोलिक कारक होते हैं ये सेम हो जाते हैं ना, तो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं क्योंकि एक एरिया में उसी तरह के लोग रहने लगते हैं। तो फिर वो अपने क्लाइमेट से, अपने एरिया से प्रेम भी करने लगते हैं। तो ये जो भौगोलिक कारक है ना कि हमारा किसी के साथ कंपैटिबल
कंपैटिबिलिटी लेवल ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हम मतलब अपनी जिस एरिया में जो भाषा बोली जाती है तो वहाँ पे रहने वाले लोग उनके साथ ही कंपैटिबल होते हैं। तो क्या है कि ये भौगोलिक कारक भी क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक कारण, भारत में क्षेत्रीयवाद के विकास में ऐतिहासिक घटनाओं, परंपराओं तथा राजवंशों का भी हाथ रहा है। यह रीति रिवाज एवं परंपरा आगे चलकर क्षेत्रीय विशेषताएं बन जाती है। इसका एक उदाहरण बुंदेलखंड में हरदौल और स्वाटा की पूजा की प्रथा, यानी ऐतिहासिक कारण यानी प्राचीन काल में जो राजा महाराजा ये सब होते थे, तो मतलब एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग राजा होते थे, तो वहाँ की परंपरा, वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ की जो सोच होती थी, विचारधारा होती थी, पूजा पाठ के जो कर्म कांड होते थे वो भी स्पेशल होते थे, अन्य क्षेत्रों से डिफरेंट होते थे। तो वहाँ के रहने वाले लोग सदियों से मतलब कि प्राचीन काल से उनका पालन कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उसी सांचे में ढल रहे हैं। तो फिर ये सब चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती है, ट्रांसफॉर्म भी होती है। तो यानी कि उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति उस सांचे में ढल जाते हैं, वो उसी तरह से अपने रिचुअल्स को निभा रहे हैं, रीति रिवाज को कर रहे हैं। तो क्या है, ऐतिहासिक कारण भी क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण, विभिन्न राजनीतिक दलों ने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दिया। क्षेत्रीय नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता की भावना को क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के नाम पर शोषण करते हैं। असम तथा आंध्र प्रदेश में इसका नवीनतम उदाहरण देखा जा सकता है। यानी राजनीतिक कारण, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने मतलब कि अपने एरिया में बहुत ज़्यादा सीट्स, बहुत ज़्यादा वोट्स कलेक्ट करने के लिए भी मतलब कि उसे अन्य क्षेत्रों से कंपेयर करते हैं, या फिर वहाँ की भाषा, संस्कृति, इन सब के नाम पर क्या है, उनका शोषण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए वोट्स कलेक्ट करते हैं। इस मतलब कि इन सब के कारण भी क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण, क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति भी क्षेत्रीयवाद के विकास के लिए जिम्मेदार है। प्राय गरीब क्षेत्र या अविकसित क्षेत्र में लोग अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए हेतु आंदोलन चलाते हैं और क्षेत्रीयवाद का जन्म होता है। प्राय सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीति और आर्थिक दृढ़ता से क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा मिलता है। यानी क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति भी क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अविकसित होते हैं। तो अविकसित क्षेत्र में जब वो रहते हैं तो अपनी मांग की प्राप्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनशन वगैरह करते हैं, या फिर मतलब कि आंदोलन पर बैठ गए हैं। तो ये सब क्या है, ये भी क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीयवाद को जन्म भी देता है। इसका कारण मेन क्या है, सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीति और जो ये पॉलिसीज चलाते हैं जिनका फ़ायदा सबको नहीं मिल पाता है। इस कारण से ये विभिन्न तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। भाषावाद, भाषावाद क्षेत्रीयवाद के लिए कार और कारण दोनों ही हैं। क्षेत्रीयवाद से भाषावाद और भाषावाद से क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा मिलता है। एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति अपने आप को अन्य भाषाभाषी की तुलना में करीब पाते हैं। यानी भाषावाद क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीयवाद भाषावाद को बढ़ावा देता है। यानी दोनों एक सिक्के के दो पहलू के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, वहाँ पर भाषा विशेष बोली जाती है। मान लीजिए आप गुजरात में रहते हैं और आपको सिर्फ गुजराती भाषा आती है, तो तब तो क्या है, आपको अपने मतलब कि अन्य शहरों की तुलना में आपको अपने शहर से एक तो प्रेम होगा, दूसरा आप कंपैटिबल होंगे भाषा के तौर पे, क्योंकि आपको सिर्फ गुजराती भाषा आती है और आप गुजरात में ही रहते हैं। तो क्या है, क्षेत्रीयवाद ने भाषावाद को बढ़ावा दे दिया और भाषावाद ने क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि वो अन्य भाषा ना बोलने की तुलना में क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र से कहीं और जाएगा नहीं। और क्षेत्रीयवाद भाषावाद को क्यों बढ़ावा देता है, क्योंकि उस क्षेत्र में वो ही भाषा बोली जाती है। तो यानी दोनों एक सिक्के के दो पहलू के रूप में कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे के कारण भी हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। भारतीय समाज की विशिष्ट सामाजिक संस्कृति व्यवस्था भी क्षेत्रवाद के जन्म का एक कारण है। सामाजिक विभिन्न जातियों और जातियों में बटा हुआ है। प्रत्येक जाति एक दूसरे से सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। यानी सामाजिक कारण यानी वही जातिवाद की बात आ जाती है कि हम किसी विशेष जाति में रहने वाले लोग हैं, तो अपनी ही कम्युनिटी के लोग के साथ ज़्यादा हमारा रिलेशन होगा, ज़्यादा हमारा रुझान होगा और हम अपने संस्कृति और अपने कास्ट के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा अहम मानेंगे। तो ये सब कारण भी व्यक्ति मतलब क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीयवाद का उद्देश्य के बारे में, क्षेत्रीयवाद एक सीखा हुआ मानवीय व्यवहार है जो देश व काल के अनुसार गतिशील प्रकृति को व्यक्त करता है। इसका जन्म निश्चित उद्देश्यों के साथ हुआ माना जा सकता है। इनमें कुछ उद्देश्य प्रकार, यानी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीयवाद एक सीखा हुआ मानवीय व्यवहार है।
इसे सिखाया नहीं गया, ये सीखा हुआ व्यवहार है, सब नहीं बल्कि इसे सीखा गया है। इसके उद्देश्य ये है, पहला सर्वप्रथम क्षेत्रीयवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता को बताया जाता है, संपन्नता को बताया जाता है, प्राय यही वास्तविकता भी होती है। यानी क्षेत्रीयवाद का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक संपन्नता है। अगर हम किसी एरिया में रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए इनकम सोर्सेस हमें वहाँ मिल रहा है, हम वहाँ ज़्यादा इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ये भी क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीयवाद राजनीतिक चेतना तथा स्वशासन का भी उद्देश्य रखता है। यानी क्षेत्रीयवाद जो राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस के लिए जो राजनीतिक चेतनाएं होती हैं, स्वशासन के जो उद्देश्य होते हैं, इन सब का भी एम रखता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में भी क्षेत्रीयवाद का जन्म होता है। यानी किसी एरिया विशेष में अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, तो ये भी क्षेत्रीयवाद का एक उद्देश्य ये भी है कि उस एरिया की संस्कृति को बहुत ज़्यादा डेवलप और ग्रूम किया जाए। नेक्स्ट है, इसका एक उद्देश्य क्षेत्रीय भावनाओं का प्रचार प्रसार तथा उनका राष्ट्रीय संस्थाओं से सुरक्षा प्रदान करना भी होता है। यानी क्षेत्रीय भावना के प्रचार प्रसार करने से अपनी जो राष्ट्रीय मोटिव्स है ना, उनको भी प्रोटेक्ट करना इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, संस्थाओं व संगठनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण भी इनका उद्देश्य होता है। यानी संस्था और संगठनों का निर्माण करके उनको अच्छे तरीके से चलाना, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ करना भी इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है, प्राय क्षेत्रीयवाद का उद्देश्य केंद्र सरकार के तानाशाही प्रवृत्ति व पक्षपातपूर्ण रवैये को बदलने के लिए किया जाता है। यानी क्षेत्रीयवाद किसी क्षेत्र विशेष के लिए अलग गवर्नमेंट भी रखी जाती है, वहाँ के छोटे छोटे स्तर पे पदों पे जो गवर्नमेंट पाई जाती है, जो सरकारी नेता रहते हैं, वो भी क्या है, जो मतलब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि वो तो पूरा भारतवर्ष या फिर पूरा मतलब हमारा देश तो नहीं चला सकती, तो इसलिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग गवर्नमेंट से फिर पॉलिटिशियंस को रखा जाता है, नेताओं को रखा जाता है, जिससे कि वो सभी की समस्याओं का समझ सके, उनका निराकरण कर सके और अपने क्षेत्र विशेष के लिए जो प्रगति के कार्य वो भी कर सके। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सर्वांगीण विकास तथा संगठित एवं आधुनिकता की प्राप्ति इसके प्रमुख उद्देश्यों में है। यह ऐसा विकास एवं प्रगति चाहता है जिसमें सामुदायिक एकता सुनिश्चित हो सके। यानी क्षेत्रीयवाद का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि एकता के जो मूल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सके। अब बात करते हैं क्षेत्रीयवाद की प्रकृति के बारे में। तो क्षेत्रीयवाद एक भावना है, यानी क्षेत्रीयवाद एक इमोशन से जुड़ा हुआ फैक्टर है, जहाँ पे व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र व संस्कृति से अनुराग रखने के साथ अन्य क्षेत्र व संस्कृति से घृणा करते हैं। अनुराग का मतलब है प्रेम, यानी अपने क्षेत्र विशेष से प्रेम हो गया, अन्य क्षेत्र विशेष व्यक्ति को या फिर उस क्षेत्र विशेष से घृणा करने लगते हैं, उसे हीन भावना से देखने लगते हैं। क्षेत्रीयवाद से समाज तथा राष्ट्र की प्रगति व विकास में बाधा पहुंचती है। यानी हम अपने ही क्षेत्र के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी को ज़्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं, तो इससे अन्य क्षेत्र क्या होते हैं कि वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या राष्ट्रीयता के जो विकास होता है ना, उसमें बाधा आने लगती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट संस्कृति व जीवन प्रतिमान होते हैं, जिनका क्षेत्रीय लोगों के लिए विशिष्ट अर्थ होता है। यानी अलग अलग क्षेत्र के लोग की अपनी संस्कृति वगैरह प्रतिमान वगैरह होते हैं और उनके लिए अलग ही भावना होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा महत्व देता है। वही बात आ गई कि क्षेत्र विशेष के व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और राष्ट्रीय हितों के बारे में नहीं सोचते। क्षेत्रीयवाद अन्य मानवीय व्यवहार प्रतिमानों की तरह एक व्यवहार है जो परिस्थिति विशेष में सीखा जाता है। यानी ये कोई जन्मजात प्रवृत्ति नहीं, बल्कि ये व्यक्ति अपनी ही समाज में रहकर, अपनी कम्युनिटी में रहकर सीखता है। क्षेत्रीयवाद की तीव्रता संस्कृति के भौगोलिक विभिन्नता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी क्षेत्रीयवाद किस एरिया में किस तरह से बढ़ रहा है, वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नता डिफरेंशिएट्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, क्षेत्र विशेष में सामान्य संस्थाओं का प्रादुर्भाव होता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में अगर हम उससे भावात्मक रूप से जुड़े हुए, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी संस्थाओं का भी विकास होता है कि वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की किसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिले, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, तो ये सभी सबके अंदर आ जाते हैं।
हैं क्षेत्रीयवाद के दुष्परिणाम के बारे में। पहला है राष्ट्रीय एकता के लिए घातक, आर्थिक प्रगति में बाधक, राजनीतिक अस्थिरता का व तनाव, भाषावाद, प्रांतीयवाद, राष्ट्रभाषा के विकास में बाधा। यानी राष्ट्रीय एकता के लिए कैसे घातक है कि हम एक क्षेत्र विशेष में रहकर अपने ही क्षेत्र विशेष के हितों के बारे में सोच रहे हैं, उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अन्य क्षेत्रों को कम दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि संपूर्ण राष्ट्र के बारे में हम नहीं सोच पाते, तो संपूर्ण राष्ट्र के हित निगलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय एकता के लिए एक घातक तत्व है। आर्थिक प्रकृति में बाधक, क्षेत्रीयवाद की भावना क्षेत्रों में प्रतियोगितात्मक अंतःक्रिया होती है, सहयोग की भावना नहीं रहती। यानी हम दूसरे क्षेत्र से कंपटीशन करने लगते हैं, सहयोग की भावना नहीं रहती। तो इस प्रकार अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई समस्या आ गई, मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो क्या है, ये कंपटीशन जो होता है ना, ये सहयोग की भावना को, यूनिट्स को, यूनिटी को एकदम समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता व तनाव। तो राजनीतिक स्थिरता आ जाती है और जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकारों के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन होने लगता है। और इससे क्या होता है कि इन सब का प्रभाव राष्ट्रीय एकता पर पड़ने लगता है। नेक्स्ट है भाषावाद, प्रांतीयवाद। तो भाषावाद, एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी मतलब क्षेत्र विशेष की भाषा बोल रहे हैं, अन्य किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ की भाषा को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब भी क्षेत्रीयवाद की एक दुष्परिणाम है। राष्ट्रभाषा के विकास में बाधा, यानी हम किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं तो अपनी भाषा को, अपने क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। राष्ट्रभाषा हमारी क्या है, हिंदी, तो हमारी राष्ट्रभाषा इससे निगलेक्ट हो जाती है और इसके विकास में बाधा भी आने लगती है। इसके कारण सामाजिक शांति में भी बाधा उत्पन्न होती है, अवसरवादी व स्वार्थी नेताओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी इन सब परिणामों के कारण सामाजिक शांति में भी बहुत ज़्यादा बाधा आने लगती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको क्षेत्रवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। जातिवाद और क्षेत्रवाद दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को याद से हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी ID है @edupur27 और आप हमें यूट्यूब पे भी @edupur27 डालकर सर्च कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।